हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एम्पायर यू पे। हम लोग इस करियर अवेयरनेस प्रोग्राम के सीरीज को और फर्दर आगे ले चलते हैं। इस पूरे जो पहला पार्ट है इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर अप करेंगे और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर सपोज आपकी कोई भी एक करियर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, दैट इज द एकेडमिक्स पार्ट। और ये जब हमारे वीडियोस के थ्रू से जब आपके सामने ब्रीफ किया जाएगा, तो ये एक आपके लिए एक हेल्पिंग टूल होगा, एक टूल होगा जिसके थ्रू से आप ये जज कर सकते हो कि क्या सच में फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस आप ले सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं इन सभी वीडियोस में और आगे भी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से आपके लिए कौन कौन से करियर्स उभर के आपके लिए सामने आते हैं। ठीक है। स्ट्रेट अवे आज के हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। और आज के कंटेंट हम लोग एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट ये स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की रियलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके लिए हम लोग आज से तकरीबन 32 साल 31 साल पीछे चलते हैं, दैट इज दिस 1991 पे क्या हुआ। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो स्टोरी क्या है और दूसरी चीज ये होगा कि आखिर ये स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं, ये स्टोरी आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पार्ट को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टोरी क्या है। नाउ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज उस समय की इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन थी, जो फ्रंट पेज थी, दैट इज द सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे इतना मतलब गवर्नमेंट की, पीपल की, पब्लिक की इतनी ट्रस्ट है। बट देन व्हाट हैज, आखिर क्या सिचुएशन बनी होगी, क्या सिचुएशन रही होगी कि आरबीआई को एक चुपके चुपके देश का गोल्ड जो है वो बेचना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया। इनफैक्ट 21,000 किलो गोल्ड उस समय कोडेड डेस्टिनेशन पे, जो कि बेसिकली बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान थी, जहां पे आरबीआई को अ, उस गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इन सब व्हीकल्स के थ्रू से वो गोल्ड को पहुंचाया जा रहा था एयरपोर्ट तक। तो ये आखिर क्यों ऐसा हुआ कि आरबीआई को अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा। इससे पहले कि मैं देश की बात करूं, मैं आपके सामने एक सिंपल से एक एनालॉजी प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। सपोज करो एक हाउस होल्ड है, एक घर है जहां पे जिसकी कुछ एक इनकम है, सपोज एक्स है, और एक एक्सपेंसेस है, सपोज जो वो वाई है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा है तो क्या होगा। आप समझ सकते हो क्या होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आपके पास कुछ अगर सेविंग्स हैं तो शायद उससे कुछ दिनों तक चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब इसी हाउस होल्ड को एक देश की तरह समझो, इंडिया की तरह समझते हैं। और ये टाइम है 1980s की। 1980s में क्या हुआ कि इंडिया की ऑलरेडी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा थी। हम लोग बाहर से चीजों को ज्यादा मंगा रहे थे और बाहर चीजों को कम भेज रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, और आपको पता होगा कि जब जब कभी हम भारत के बाहर कुछ चीजों को ट्रेड करते हैं, तो जो करेंसी वहां पे एक्सेप्टेड करेंसी है वो डॉलर है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया की क्या हुई, डिक्लाइन होना शुरू हो गई 1980s में। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो डॉलर्स या जो भी उस समय इंपॉर्टेंट करेंसीज थे वो वहां पे डिक्लाइन हो गई, होना शुरू हो गई। एंड रीजन वाज इज क्वाइट ऑब्वियस कि वाई वाज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, बिकॉज हमारे इंपोर्ट जो है हमारे एक्सपोर्ट से काफी गुना ज्यादा थी। ये सब चीजें सिचुएशन चल रही थी। इंडिया वाज आल्सो फेसिंग वन प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस फेज। वो 80s, लेट 80s की बात करें और अर्ली 90s की बात करें, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो एक डिफिकल्ट सिनेरियो जो क्रिएट हो रही थी वो थी पॉलिटिक्स में। यानी कि जो गवर्नमेंट थी सेंटर पे, वो उस समय गवर्नमेंट थी वो काइंड ऑफ है कि एक सरकार बन रही थी, 1 साल 2 साल के लिए रह रही थी, फिर वो गिर रही थी, दूसरी सरकार बन रही थी। और इस समय एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बड़ी घटना घटी, वो इसी न्यूज़पेपर के क्लिपिंग में है। वो एलटीटी मैसेकर्स सिविलियंस। इस समय श्रीलंका में युद्ध चल रहा था, एंड देन उसके बाद एक घटना घटी जिसके बाद चेन्नई में राजीव गांधी की राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। इसमें एक पिक्चर भी बनी है, मद्रास कैफे, जिसको आप लोग देख सकते हो ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ था। बट आप समझ सकते हो कि कांग्रेस उस समय की मेजर पार्टी, उसके जो मेजर फ्रंट रनर है, जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उनकी डेथ हो जाती है इस टाइम पे। एक ऐसा सिचुएशन जहां फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से गिर रहा है और पॉलिटिक्स में बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कि सरकार में कौन है, लीड कौन कर रहा है। सिचुएशन इतना ही नहीं, इससे भी बदतर होने वाला था, इनफैक्ट हो गया था। एंड दैट वाज बिकॉज गल्फ वॉर टुक प्लेस।
गल्फ वॉर। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग किस चीज की करते हैं? गेस करो। यस, यू आर राइट। इट इज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों की हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कहां से करते थे उस वक्त? सऊदी अरेबिया से, या नॉट सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट से करते थे। इट वाज इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इन सब देशों से करते थे। गल्फ वॉर 1990 में क्या हुआ? इराक इन्वेडेड कुवैत। कुवैत की रिलेशन यूएस के साथ अच्छी थी, तो यूएस को इसमें आना पड़ा, जिसकी वजह से एक 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 कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस फिर से एक इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हो गई। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचो, इंडिया इंटरनली इसमें स्ट्रगल कर रही है, इंटरनेशनली स्ट्रगल कर रही है। बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर क्या हुआ? क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो इंपोर्ट का जो रकम था, इंपोर्ट की जो रकम थी, यानी वाई जो था, वो और भी ज्यादा एक से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज और भी तेजी से डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया रीच्ड ए स्टेट जहां पे उसके पास एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 7 डेज, सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के उसके पास रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे। यानी कि उस रिजर्व के साथ अगले 7 दिनों तक ही अपनी इंपोर्ट को वो जारी रख सकता है, उसके बाद उसके फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे, और फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगी यानी कि बाहर के देश इंडिया को ऑयल या पेट्रोलियम या कोई भी ऐसी चीज जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो नहीं देगी। इस सिचुएशन से उभरने के लिए उस वक्त, बिकॉज सरकार कोई कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट उसमें नहीं थी, कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं थी, तो आरबीआई ने सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड स्टार्ट किया। आफ्टर दिस 1991 में एक, बट बिफोर दैट, ये वो चीज है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब चीजों जो आप, ये सब वर्ड्स शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है लग रहा हो, बट इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बहुत ही ब्रीफ, मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीजें क्या आपके अंदर कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी जगाती है इसके बारे में और जानने के लिए, या फिर क्या आपके अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीजें इन फ्यूचर मुझे पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो आप देख सकते हो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या सिचुएशन था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, जो ऑलरेडी हमने बात किया यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज, इसकी जो रेशियो थी वो जस्ट 1.11 पे आ गई थी। ठीक है, इसके बाद चलो, इंडिया के साथ एक अच्छी चीज क्या हुई कि 1991 में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट सेंटर पे आई, और ये स्ट्रांग गवर्नमेंट थी ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स। नाउ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स जो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कौन थे। ठीक है, 1991 में ये गवर्नमेंट आई, फुल मेजोरिटी के साथ आई। इन्हें पता था कि नाउ सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल एंड देयर इज अ नीड फॉर सम स्ट्रांग मेजर्स। पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी, चलो मैंने ही नाम बता दिया, एनीवेज। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। ही वाज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन टेक इंडिया आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। इस समय उन लोगों ने बहुत लोगों को के ऊपर एक अप्रोच किया, जैसे भी था उस समय जो सबके सजेशन आया वो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट दैट टाइम। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जिनकी इकोनॉमी में अच्छी पकड़ होती है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको पीवी नरसिम्हा राव ने उसी दिन ऑफर दिया कि यू विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He couldn't say anything and he became the prime minister. And after this, what started was a new dawn for India's economic uh, conditions. You can say economic, एक अपीवल, एक इकोनॉमिक, जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जिस तरह से डिफेंस फोर्सेस होते हैं, जिस तरह से इंडियन पुलिस होती है, उसी तरह से इस इकोनॉमिक बैटल से निकालने के लिए कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एंड देन केम द डे ऑफ 1991, इंडिया का पहले बजट, 1992 में पहला बजट इस न्यू एरा में। एंड दिस इज द कोड जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, एंड इट वॉज, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सारे इकोनॉमिस्ट एक साथ मिले कि इंडिया के लिए अब क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। ये सब मिलके एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत करा, और वहां से इंडिया जो है ग्रेजुअली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे चल निकला।
नतीजा क्या है ये आप सबके सामने है, आप सब देख सकते हो। ये स्टोरी मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है तो इसके बारे में आप इंटरनेट पे जाके इसमें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैंने दो पार्ट डिस्कस करने के लिए बताया था कि ये स्टोरी क्या है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकेंड इज, ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताया। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज अगर आपके मन में थोड़ी भी डायलेमा है कि इकोनॉमिक्स से आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, तो ये स्टोरी अपने आप में ये बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि इकोनॉमिक्स से आप नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें आप लोग कर सकते हो। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, नाउ वी आर इकोनॉमिकली हम लोग इतने स्ट्रांग हो गए, हमारी मार्केट इतनी स्ट्रांग है कि अब कोई भी बड़ी बड़ी देश इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती है। तो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दीज ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, जो उस समय बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तरह इसके पीछे लगे टू बेल आउट इंडिया आउट ऑफ दैट ट्रबल। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी came out with this and we were able to create a new India। ठीक है। नाउ स्टोरी का मोरल आप सब शायद समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आप इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये जो स्टोरी थी इससे हम लोग रिलेट करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके जो चीज पढ़ के आप कहीं ना कहीं इस स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो, और ना केवल इस स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो बल्कि ये जान सकते हो कि उसका डे टू डे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। बट नॉट ओनली दैट, आप ये हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि वो सब चीजें पढ़ के आप कौन कौन से करियर को और फर्दर बना सकते हो, जिसमें ना केवल आप अपने खुद के लिए, किसी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, इन सब के लिए आप इकोनॉमिक से बहुत अच्छे अच्छे जॉब रोल्स पा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग यू विल नॉट हेजिटेट टू कमेंट। आप जरूर बताएं कि ये चीज़ें आपको कितनी अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है। सो प्लीज डू कमेंट एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। And the best part is, like, share, and subscribe is free of cost. So do not hesitate. Tell your friends about this. And thank you so much.